सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स, एक ऑनेस्ट सवाल, क्या बिजनेस लॉ का पेपर आपको टफ लगता है या बोरिंग? अगर आपको लगता है लॉ इक्वल टू रट्टा प्लस टेंशन, तो आज की वीडियो के बाद आप खुद बोलोगे कि सर, लॉ का पेपर तो सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है। हेलो गाइस, आई एम सी ए विशाल जाधव एंड यू आर वाचिंग विशाल सी ए मास्टरी। सो आज हम डीकोड करेंगे सीए फाउंडेशन का पेपर बिजनेस लॉ। सो पेन उठा लो, माइंड ऑन करो एंड लेट्स मास्टर सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन ऑन सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉ। तो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं एग्जाम का पेपर पैटर्न, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, किस तरह से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होने, कौन से चैप्टर, 4 चैप्टर है, 4 लॉस, कौन से सपोर्टिंग को रोल के लिए है, देन आंसर राइटिंग की स्ट्रेटेजीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जबकि लॉ पेपर प्रैक्टिकल और थियरी का कॉम्बिनेशन होता है, तो अब कौन सा आंसर किस तरह से आपको लिखना चाहिए, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस किस तरह से करनी चाहिए, उसके बारे में स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे। देन हाई स्कोरिंग टिप्स भी आपको शेयर करेंगे कि किस तरह से आपको इस सब्जेक्ट को ज़्यादा इंटरेस्टिंग और हाई स्कोरिंग बना सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा। देखिए 100 मार्क का टोटल पेपर होगा, क्वेश्चन पेपर, ड्यूरेशन विल बी अराउंड 3 आवर्स। डिस्क्रिप्टिव और सब्जेक्टिव पेपर है, ऑब्जेक्टिव नहीं, मतलब नो एमसीक्यूज। आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखने होंगे, प्रैक्टिकल केस स्टडीज जो भी होगा उसका आंसर आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग्स में देना होगा। तो ये जो पेपर है वो केस लॉ के ऊपर डिपेंड करेगा और आपको केस लॉ समझने के लिए आपको लॉ समझने चाहिए। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको पहले से डे 1 से क्लियर होनी चाहिए। कंसेप्चुअल क्लैरिटी के बिना ये वाला पेपर सॉल्व नहीं होगा। कंसेप्चुअल क्लैरिटी प्लस स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, लॉस का फाउंडेशन एंड क्वेश्चन की प्रैक्टिस, जितने देर तक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो कर लेना। चलिए अब बात करते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की। तो किस तरह से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं एज पर एक्सेल गाइडलाइंस। सबसे मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, विच कवर्स अराउंड 32 मार्क्स, जिसमें थियरी और प्रैक्टिकल का कॉम्बिनेशन है। 18 मार्क्स का आपको थियरी होगा, यानी कि डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकते हैं। 14 मार्क्स के आपको प्रैक्टिकल केस स्टडीज यानी कि केस लॉ होंगे। तो आपको कुछ बताना होगा कि क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि आपको ये लॉ अप्लाई होगा कि या नहीं अप्लाई होगा, तो आपको आइडेंटिफाई करना है। अगर होगा तो किस तरह से अप्लाई होगा, क्या होगा एक्चुअल में, लॉ का किस तरह से बैलेंसिंग करना है, वो आपको वहाँ पे समझाना होगा एग्जामिनर को। देन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट विच कवर्स अराउंड 20 मार्क्स, 20, 21, 13 का डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे थियरी, और 7 मार्क्स के आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे। देन सेल ऑफ गुड्स एक्ट 21 मार्क्स, 7 प्लस 14 का कॉम्बिनेशन, थियरी प्लस प्रैक्टिकल्स के लिए। कंपनीज एक्ट विल आल्सो कवर सम प्रैक्टिकल्स, केस लॉज होंगे, 21 मार्क्स का टोटल। एलएलपी एक्ट सपोर्टिंग रोल के लिए 6 मार्क का। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, यस इट इज अ मेजर वन, तो 7 प्लस 7 आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा। 14 मार्क्स का टोटल आपको मार्क्स देखने को मिलेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के लिए। एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो कि अराउंड 6 मार्क का थियरी डायरेक्ट क्वेश्चन होगा। So this is how your paper mark distribution is covering. 64 मार्क्स आपके टोटल डायरेक्ट क्वेश्चन वाले होंगे, यानी कि थियरी क्वेश्चंस, एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो होंगे वो आपको 56 मार्क्स के अराउंड। दिस इज जस्ट अप्रोक्सीमेशन, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल सकता है। तो द पेपर पैटर्न इज कवरिंग अराउंड 120 मार्क्स, जिसमें आपको 100 मार्क्स का ही अटेम्प्ट करना है। चलिए बात करते हैं कोर फोकस एरिया की, कि आपको कहाँ पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। एज यू नो, जहाँ पे ज्यादा मार्क्स होंगे वहीं पे फोकस करेंगे। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वहां पे ज्यादा फोकस करना है। ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, फ्री कंसेंट, ये सब टर्म्स आपको समझने होंगे, इन टर्म्स का मतलब समझना होगा। ये टर्म्स कहीं ना कहीं किसी ना किसी को केस लॉ में आपको दिखाई देंगे, तो उसके बारे में आपको डिस्कस करना होगा। ऑन दी एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस केस, देन इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में चेक्स, देन एंडोर्समेंट, डिसऑनर क्या होता है, ये सारी चीजें आपको समझनी होगी। सेल ऑफ गुड्स, यहाँ पे कंडीशंस, वारंटीज, अनपेड सेलर, ये सब क्या होता है, इसके बारे में आपको डिस्कस करना होगा। इसके बारे में आपको कोई ना कोई केस स्टडी में क्वेश्चन आ सकता है। देन पार्टनरशिप्स, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन, उसके राइट्स, उसके ऑब्लिगेशंस, ड्यूटीज क्या है पार्टनर्स की, ये सारी चीजें आपको डिस्कस करनी होगी। कुछ डायरेक्ट भी होगा, कुछ इनडायरेक्टली आपको प्रैक्टिकल केस स्टडीज में दिया जाएगा क्वेश्चन। देन कंपनीज लॉ, जहाँ पे आपको बेसिक्स पता होना चाहिए कंपनीज लॉ के बारे में। एमओए क्या होता है, एओए क्या होता है, शेयर कैपिटल का बेसिक्स क्या है, शेयर कैपिटल के एप्लीकेशन से लेके सब कुछ, एवरीथिंग इन डिटेल में, बट थोड़ा बेसिक्स ही कवर होगा वहाँ पे। So this is what your
कोर फोकस एरिया। तो आपको लगता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अगर आपने कर लिया ना, तो मतलब हाफ आपने पेपर कम कर लिया है। बहुत बाकी के भी सपोर्टिंग रोल्स के लिए चैप्टर्स के पास अवेलेबल है। चलिए बात करते हैं कि केस लॉ अगर आपको आता है तो उसको आंसर किस तरह से लिखना है, क्या वे ऑफ स्ट्रक्चर है एग्जामिनेशन में, आपको किस तरह से आंसर लिखना है। दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सबसे पहले आपको फैक्ट्स ऑफ द केस समझाने हैं। केस में कहीं ना कुछ फैक्ट्स लिखे होंगे, उस फैक्ट्स को आपको पहले तो अपनी आंसर शीट में बताना है एग्जामिनर को। इवन तो एग्जामिनर को पता है कि फैक्ट्स ऑफ द केस क्या है, बट वो आपके मुंह से सुनना चाहते हैं कि एग्जैक्टली आप समझ पाते हो कि नहीं, इस केस स्टडी को समझ पाते हो कि या नहीं। तो उसके लिए स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए कि आपको पहले तो फैक्ट्स ऑफ द केस आपको समझा दो, यानी कि केस के अंदर जो भी फैक्ट्स है वो एक्चुअल में केस किसके बारे में है, क्या करता है। पूरा केस समझने के बाद आपको उसको सिर्फ ब्रीफ में लिखना है, सबको जैसा नहीं कि पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट करके रख दिया, वैसा नहीं करना। आपको उसको सिर्फ ब्रीफ में समझाना है कि फैक्ट ऑफ द केस क्या है, देन उसमें कौन सा इश्यू इन्वॉल्व है। कोई ना कोई इश्यू तो इन्वॉल्व होगा, तभी तो वो केस स्टडी बना है आपके लिए। तो आपको इश्यू को आइडेंटिफाई करना है कि क्या दिक्कत है, क्या गलती हुई है, क्या कहाँ पे क्या मिसमैनेजमेंट है, वो आपको प्रॉपरली चेक करना है और उसको इश्यूज को इन्वॉल्व करना है, मतलब उस चीज को आपको बताना है कि यहाँ पे ये इश्यू इन्वॉल्व है। अगर लगता है कि इस इश्यू के साथ कोई ना कोई लॉ कनेक्टेड है या कोई सेक्शन कनेक्टेड है, किसी सेक्शन के बारे में पर्टिकुलर आपको याद आता है कि ये सेक्शन ये कहता है लेकिन इसमें कुछ गलत हुआ है, तो आपको उस सेक्शन का नंबर कोट करना चाहिए। या कुछ रिलेवेंट लॉज के बारे में आपको पता है, इवन तो सेक्शन का नंबर नहीं पता, ठीक है, बट याद रखो सेक्शन का नंबर इज मस्ट मस्ट इंपॉर्टेंट। सेक्शन का नंबर याद है तो मतलब आपको एग्जामिनर समझ जाएगा कि यू आर इन द टॉप लेवल। तो सेक्शन का नंबर आपको याद रखना है, रिलेवेंट केस लॉ क्या बोलता है वो आपको बताना है। फिर सिर्फ इतना बताना है कि छोड़ नहीं देना, आपको आंसर कंप्लीट करना है। आंसर कंप्लीट करने के लिए आपने जो लॉ बताया उसको कनेक्ट करना है विद योर फैक्ट्स ऑफ द केस। सो कनेक्शन इज इंपॉर्टेंट, लिंकिंग करना है किसी चीज का। आपने जो लॉ बताया और इस केस में जो है उन दोनों को जोड़ना है आपस में कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, क्या होना चाहिए था और क्या हुआ है। एंड देन लास्ट में आपको कंक्लूड करना है कि ये नहीं हुआ या ये हुआ इस वजह से ये होने वाला है, वॉट एवर द केस, के हिसाब से आपको आंसर बताना है। एंड कंक्लूजन 3 से 4 लाइन में आप कंक्लूजन लिख सकते हो एंड दैट विल बी द बेस्ट पार्ट। तो इस तरह से इस फॉर्मेट में अगर आप केस स्टडीज का आंसर लिखते हो ना, बिलीव मी गाइस यू विल डेफिनेटली क्रैक बिजनेस लॉ पेपर विद टॉप डिस्टिंक्शन। चलिए अब बात करते हैं कुछ हाई स्कोरिंग टिप्स की। तो किस तरह से आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि ज्यादातर बच्चों को लगता है कि ये है ना एक थियरी टॉपिक है, थियरी सब्जेक्ट है, बस यहीं पे बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं। इसको थियरी समझने से अच्छा आप इसको प्रैक्टिकल समझो, और प्रैक्टिकल समझोगे ना तो बिलीव मी यू आर इन द टॉप। सबसे पहले स्कोरिंग सब्जेक्ट की अगर मैं हाई स्कोरिंग की टिप्स की बात करूं, सबसे पहले आपको यूज करना है सम कीवर्ड्स, कुछ लीगल टर्म्स, कुछ टर्मिनोलॉजीज, लॉ की लैंग्वेज आपको प्रॉपर्ली वहां पे लिखनी है। सब कुछ लॉ की लैंग्वेज में नहीं लिखना चलेगा, बस कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होंगे वो आपको यूज करना है ईच एंड एवरी सेक्शन में, ईच एंड एवरी टाइम, हर एक क्वेश्चन के अंदर आपको ये यूज करना है। रिलेवेंट सेक्शन का नंबर कोड करना है, जहां पे भी आपको रिक्वायर्ड होती है कि हाँ यहाँ पे मुझे सेक्शन का नंबर याद है, जस्ट फटाक से आपको उसको कोड करना है कि क्या नंबर है, कौन से सेक्शन में क्या नंबर में ये बात लिखी हुई है, ये बात कनेक्ट कहाँ पे करती है। उससे आपके मार्क्स देने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मार्क्स आपको अच्छे से मिल जाएंगे अगर आपने कोड किया है एग्जैक्टली द राइट सेक्शन नंबर कोड किया है, ऑब्वियसली यू विल गेट द फुल मार्क्स। देन अवॉइड लॉन्ग स्टोरीज। ज्यादातर बच्चे वही समझते हैं कि ये थियरी सब्जेक्ट है तो हम कुछ भी स्टोरी लिख देंगे एंड एग्जामिनर हम हमें मार्क्स दे देगा। नो गाइस, ऐसा नहीं है। लॉन्ग स्टोरीज लिखना ना आप अवॉइड करो। एग्जामिनर को चाहिए स्टेप बाय स्टेप फैक्ट्स ऑफ द केस डिस्कस करो, क्या इशू इन्वॉल्व है वो डिस्कस करो, फिर लॉ के बारे में बताओ कि लॉ क्या कहता है, और फिर उसको कनेक्ट करो हमारे फैक्ट्स ऑफ द केस के साथ कनेक्ट करो, लिंक करो, एंड देन फाइनल कंक्लूजन। 5 स्टेप्स के अंदर आपका पूरा क्वेश्चन ना खत्म होता है, मैक्स टू मैक्स 5 पैराग्राफ एंड योर आंसर इज डन। उसके अलावा और कुछ नहीं होना। आंसर ना प्रॉपर स्ट्रक्चर में लिखो, जैसे मैंने 5 स्टेप में हम आंसर को क्लियर करेंगे, 5 ही स्टेप होनी चाहिए, उससे ज्यादा स्टेप मत लिखो। ज्यादा लंबा लिखने जाओगे यू विल नॉट गेट एग्जैक्ट मार्क्स। और अटेम्प्ट करो स्ट्रॉन्ग एरिया फर्स्ट। लो का क्वेश्चन पेपर ऐसा है कि कुछ एरिया आपको आते होंगे, परफेक्टली आते होंगे, तो वो एरिया आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। आपको लगता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको अच्छे से आता है, तो उसके सारे क्वेश्चन जितने क्वेश्चन है वो सब आप पहले सॉल्व करो। उसके बाद कोई और जो सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी है वो आपसे चेक करो। तो आपकी हाईएस्ट प्रायोरिटी आप खुद ही डिसाइड कर सकते हो, उसमें मैं आपको हेल्प नहीं कर सकता।
आपको पता होना चाहिए कि मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है, कंसेप्ट समझाना मेरा काम। बस कौन सा कंसेप्ट आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आया, कौन सा कंसेप्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, वो आपको डिसाइड करना है। और वो आपको डिसाइड कर लिया, फिर आपको सबसे पहले वही अटेम्प्ट करना है जो आपको स्ट्रांगली अच्छे से आता है। That's it। चलिए अब बात करते हैं मोस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन, सबसे ज्यादा क्वेश्चन की क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए, किस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। जो कुछ क्वेश्चन के मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसमें ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, बहुत क्या है कि एग्जाम में टेस्टेड एरिया है, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रेमेडीज क्या अवेलेबल है, सॉल्यूशन क्या होगा, उसका ब्रीच कर दिया, दो पार्टीज में से किसी एक पार्टी ने ब्रीच कर दिया तो क्या सॉल्यूशन होगा, किस पार्टी को सॉल्यूशन मिलेगा, रेमेडीज क्या मिलेगी किस पार्टी को, ये पता होना चाहिए। चेक्स डिसऑनर के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे, चेक बाउंस हो गया, चेक डिसऑनर हो गया, तो उस केस में क्या होगा, आगे का फ्यूचर में क्या रेमेडी होगी, क्या किस तरह से चेक का आपस से हम सॉल्यूशन कर पाएंगे इसका। देन कंडीशंस प्लस वारंटी, कंडीशन और वारंटी में डिफरेंस क्या है, कहीं ना कहीं एक केस लो के साथ आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, क्या कंडीशन है और वारंटीज क्या है। पार्टनरशिप अगर डिसॉल्व होती है तो उसके बारे में कुछ ना कुछ आपके बहुत सारे क्वेश्चन है पार्टनरशिप डिसोल्यूशन के ऊपर, वो क्वेश्चन अच्छे से करके जाना बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। एंड कंपनी लॉ के कुछ शॉर्ट नोट्स बना के जाना। कंपनी लॉ ज्यादातर बेसिक्स ही कवर होगा, एमओए एओए शेयर कैपिटल का कुछ बेसिक्स ये सभी कवर होगा, तो उनके बारे में आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, सम टर्मिनोलॉजीज एंड सम केस स्टडीज ऑन दी कंपनी लॉस। अच्छा, फाइनली एक लाइन याद रखना, लॉ का पेपर डिपेंड करता है स्ट्रक्चर और प्रैक्टिस के ऊपर। जितने अच्छे से आप स्ट्रक्चर समझोगे ना बिजनेस लॉ का, उतना अच्छे से आप प्रैक्टिस कर पाओगे और उतना ही अच्छा आपको मार्क्स मिलेगा। तो दिस इज व्हाट द exact paper pattern and exam strategy for the business law। I hope you enjoy the session guys। अगर आपको ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड गाइडेंस चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने सीए फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ इस वीडियो को शेयर करो और कमेंट्स में लिखो लॉ नोट्स एंड आई विल प्रोवाइड यू द एग्जैक्ट बिजनेस लॉ शॉर्ट नोट्स फॉर योर रिवीजन पर्पस। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ मोस्ट एक्साइटेड और मोस्ट अपकमिंग बिजनेस लॉ और कुछ सीए फाउंडेशन के टॉपिक्स के ऊपर। तो मिलते हैं तब तक के लिए, थैंक यू सो मच।